हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले ही मैंने आपके बीच में एक वीडियो को साझा किया है। आप उन वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो, अपडेटेड वीडियो मिल सके, आप उसे देख सकें और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सके। आप लोग अभी इस पीरियड में, लॉकडाउन में, अधिक से अधिक नोट्स बनाइए। जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए ताकि जब एग्ज़ाम हो तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं वो BA सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दिए गए सिलेबस के आधार पर है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग टॉपिक का नाम पहले लिखते हैं। आज का टॉपिक का नाम है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सीमांत पूंजी की क्षमता। तो इस वीडियो में हम लोग सीमांत पूंजी की क्षमता, सीमांत पूंजी की क्षमता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है और हम लोग इसमें को क्यों पढ़ते हैं। पहले इस चीज़ को समझते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। जैसा वर्ड का मतलब है मार्जिनल, एक वर्ड है मार्जिनल यानी सीमांत। जब भी सीमांत का वर्ड आएगा इसका मतलब होता है एडिशनल यूनिट, यानी एडिशनल यूनिट। हिंदी में कहेंगे ये होगा अतिरिक्त इकाई, यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंतर्गत हम लोग एडिशनल यूनिट, जो पूंजी का निवेश किया जाएगा, उसकी क्या क्षमता होगी, उससे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, इस चीज़ पर पढ़ते हैं। यानी एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होगा, यानी अतिरिक्त इकाई जो पूंजी की निवेश की जाएगी, अतिरिक्त इकाई जो पूंजी की निवेश की जाएगी, उससे कंपनी को, बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इस चीज़ को हम लोग MEC के अंतर्गत देखते हैं, समझते हैं। तभी तक क्लियर है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सीमांत पूंजी की क्षमता के अंतर्गत हम लोग जब कोई व्यवसायी या उद्यमी पूंजी की अतिरिक्त इकाई यानी एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल, पूंजी की अतिरिक्त इकाई या एक्स्ट्रा मनी या एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ए businessman want to invest in his company, then he will calculate, or he is willing to know what is the expected profit that he will get after investing additional unit of capital. जब कोई निवेश करता उद्यमी किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में पूंजी की अतिरिक्त इकाई का निवेश करता है और उस निवेश से वह यह जानने की प्रयास करता है निवेश से पहले, क्योंकि बिजनेसमैन, उद्यमी हमेशा ये कोशिश करता है कि जो भी पैसा वो लगाए उससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये प्रॉफिट जो कैलकुलेट करता है वो एक्चुअल नहीं होता है, वह एक्सपेक्टेड होता है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगी, यानी अनुमानित लाभ
क्या होगी, अनुमानित लाभ क्या होगी, इस चीज़ का वह कैलकुलेशन करता है। इसी को हम लोग एमईसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी एमईसी के अंतर्गत हम लोग यह पढ़ते हैं कि जब निवेशकर्ता उद्यमी बिजनेसमैन अपनी पूंजी की अतिरिक्त इकाई का निवेश करना चाहता है अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, उद्यम में, तो वह यह जानना चाहता है कि उस अतिरिक्त पूंजी की इकाई को निवेश करने के पश्चात उसकी अनुमानित लाभ क्या होगी। अब बात आती है कि वो निवेश किस चीज़ में करना चाहता है। किसी भी चीज़ में कर सकता है। सपोज अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक जो रैशनल बिजनेसमैन है, एक जो रैशनल बिजनेसमैन है, वह किसी कैपिटल एसेट्स खरीदना चाहे या कोई मशीन खरीदना चाहता है, कैपिटल एसेट्स या कोई मशीन, नई मशीन को इंस्टॉलेशन करना चाहता है, या सपोज करते हैं कोई व्यक्ति हाईवा खरीदना चाहता है या कोई भी चीज़ में वो अपने पैसे को निवेश करना चाहता है। कुछ कैपिटल एसेट्स को कहते हैं पूंजीगत परिसंपत्ति। पूंजीगत साधनों में यदि वो निवेश करता है तो उस पूंजीगत साधनों में जैसे मशीन में हो गया या प्लांट एंड मशीनरी में निवेश करता है, या नए कंप्यूटर को, अपडेटेड कंप्यूटर खरीदना चाहता है, या हाईवा या जेसीबी, कोई भी चीज़ को लेता है, तो उसमें क्या होता है, उस कैपिटल एसेट्स यानी मशीन में एक क्या होगी, मशीन प्राइस होगी, यानी फिक्स एसेट्स की प्राइस होगी, फिक्स्ड प्राइस जो उसको निवेश करना होगा, एक निश्चित मूल्य जो उसको वस्तु को खरीदने के लिए निवेश करना होगा, यानी क्या होगा, निश्चित मूल्य जिसका वह निवेश करेगा। अब इस मशीन की क्या होगी, एक लाइफ होगी। यानी कोई भी मशीन है या कोई भी हाईवा है या बस है, ट्रक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी कैपिटल एसेट्स हम लेके चलते हैं या फिक्स एसेट्स लेके चलते हैं, तो अकाउंटिंग टर्म में उसकी एक लाइफ एक्सपेक्टेड करते हैं कि उससे हमें इतने साल तक हम उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी की एक आयु होती है, तो एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है। तो एस्टिमेटेड लाइफ ले लेते हैं, इस फिक्स प्राइस को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, फिक्स प्राइस यानी निश्चित मूल्य, फिक्स प्राइस यानी निश्चित मूल्य, एस्टिमेटेड लाइफ यानी उसकी अनुमानित आय, अनुमानित लाइफ यानी अनुमानित उपयोग के वर्ष ले सकते हैं, अनुमानित कितना साल उसका उपयोग करना है, अनुमानित उपयोग के वर्ष होंगे, क्योंकि सभी की एक फिक्स लाइफ होगी। सपोज कर लिए इसका फिक्स प्राइस हमने 1 लाख रुपये निवेश करना चाहते हैं, यानी मशीन को हम लोग मशीन में एक निवेशकर्ता, एक बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाना चाहता है, यानी ये इसकी सप्लाई प्राइस हो गई, या इसको फिक्स प्राइस कर सकते हैं, या इसकी यह सप्लाई प्राइस भी हो सकती है जो निवेश करता है। अब यह 1 लाख रुपया लगा के बिजनेस में यह एस्टिमेटेड करता है, अनुमान लगाता है कि वह इस मशीन से आने वाले 5 साल 5 years उसका यूज कर सकता है। 5 साल या 10 साल भी ले सकते हैं, यदि हम लोग 10 साल लेके चलते हैं, यानी वह 10 साल तक उस मशीन का उपयोग उत्पादन में कर सकता है और वस्तु का उत्पादन करता है। यानी निवेश करता यह एक कागज, कॉपी, कलम लेके बैठता है और अनुमान लगाता है
कि जब मैं मशीन खरीदता हूँ अपनी प्लांट में, अपने बिजनेस में, उद्यम में, अपने व्यवसाय में लगाने के लिए, इसमें 1 लाख रुपया का मैं निवेश करता हूँ और मान लिया गया कि हम 10 साल तक उस मशीन से आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास। क्यों डेप्रिसिएशन लगेगा? क्योंकि जब भी हम मशीन, कोई भी चीज़ को आप खरीदते हैं तो उसमें एक घिसावट का मूल्य होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, घटने लगती है। पहले नई मशीन होगी, नई कार होगी, नई बाइक होगी तो अच्छा चलेगा, नया हाईवा होगा तो वो अच्छा चलेगा, उसका हम अच्छे तरह से उपयोग कर सकते हैं और अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा वो उसमें घिसावट होने लगेगी। तो डेप्रिसिएशन उसको घिसावट कहते हैं। डेप्रिसिएशन कहें, ह्रास कहें या घिसावट कहें, यानी उसकी मूल्य में ह्रास होने लगती है, मूल्य उसकी क्या होने लगती है, घटने लगती है। और तो चलिए, हमने 2 चीज़ ले लिया, आपने समझ गया, एक मशीन की कीमत हो गई, उसकी लाइफ हो गई और उस पर एक डेप्रिसिएशन लगेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस मशीन से हम लोग कितने साल तक इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो पहला हो गया सप्लाई प्राइस, यह इसकी हो गई 1 लाख। दूसरा हो गया उसकी लाइफ यानी टाइम ले लेते हैं, उसका हम लोग 10 ईयर्स उपयोग करते हैं। अब हम लोग आज के दिन में उस मशीन से अगले 10 साल तक जो हमें आमदनी मिलेगी उसको एक अनुमानित ले लेते हैं कि अगले 10 साल तक इस मशीन से हमें कितनी आमदनी मिलेगी। तो यहाँ हम लोग ईयर्स ले लेते हैं, यहाँ हम लोग ईयर्स हो गया, यहाँ ले लेते हैं इनकम या कैश फ्लो। इनकम या कैश फ्लो जो हम इस मशीन से अगले 10 साल तक पाने वाले हैं, ये हम एक डाटा ले लेते हैं अनुमानित, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह 10 साल। चलिए हम लोग ले लेते हैं कि थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फिफ्थ से लेके 10 तक। फर्स्ट ये वो एज्यूम करता है कि मशीन को हम लगाए बिजनेस में, तो उस मशीन से हमें 1 लाख या 1,50,000 रुपये की आमदनी होती है। दूसरे साल उससे हो सकता है ज़्यादा मिले, 1,60,000 या 80,000 हो सकता है। फिर उससे कम होने लगेगी, 1,30,000 होने लगेगी। जैसे जैसे उसका उपयोग किया जाएगा और भी कम हो सकता है, 1,20,000 हो सकता है। और घटते घटते उससे आमदनी हमको 10,000 या 30,000 हम लोग ले लेते हैं। यहाँ 1,40,000 ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये मान लिए कि अगले 1 साल के बाद यानी आफ्टर 1 ईयर्स उस मशीन से 1,50,000 की आमदनी होगी। दूसरे साल यानी दूसरे साल की समाप्ति में उससे 1,40,000 की होगी। तीसरे साल में यानी तीसरे साल की समाप्ति के बाद उससे आमदनी हमें 1,30,000 की होगी। चौथे साल के बाद उससे आमदनी 1,20,000 की होगी और 10वें साल में 30,000 की होगी। इसी तरह इसके बीच में भी इसकी आमदनी होगी। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो पैसा हमें 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद और 10 साल के बाद इस तरह से मिलेगा, उसकी आज की वैल्यू क्या है। यानी इस पैसे की आज की वैल्यू, करंट वैल्यू हम इसकी कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू क्या होगी। मैं ये कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको एक एस्टिमेशन दे रहा हूँ कि क्या रफ आइडिया क्या है, उसके बाद हम इसको एक डिटेल में एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे और समझेंगे। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, इसका एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेगा
कि आज इसकी वैल्यू क्या है, अब वह एस्टिमेट कर लेता है। तो एस्टिमेट कैसे करेगा, तो इसके लिए एक इंटरेस्ट रेट होगा, आर होगा इंटरेस्ट रेट। आर इंटरेस्ट रेट होगा, जिससे वह इस जो कैश फ्लो होगा उसकी डिस्काउंटिंग करके वैल्यू निकाल लेगा। और वह वैल्यू मान लेते हैं कि वह सभी वैल्यू को लेकर यह आता है कि वह वैल्यू उसकी कुल आमदनी 11,50,000 के आसपास है। 11,50,000 के आसपास उसकी आमदनी है। यानी आफ्टर 10 ईयर्स उसको जो पैसा रिसीव होगा, टोटल एस्टिमेटेड इनकम जो उसकी है वो 11,50,000 है। केस वन मान के चलते कि 11,50,000 है। केस टू अगर मान के चलते हैं कि उसकी आमदनी 9 लाख है, तो उसे लगता है कि नहीं, हमें 11,50,000 ना होके एक और सुना हो जाएगा, 11,50,000 नीचे 9 लाख है। केस थ्री हम लेके चलते हैं कि उसकी आमदनी जितना उसने निवेश किया उतने ही हो। तो किस केस में निवेश करेगा, क्या फर्स्ट केस में निवेश करेगा या सेकेंड केस में निवेश करेगा या थर्ड केस में निवेश करेगा, किस केस में वह निवेश करेगा। तो जब हम देखते हैं फर्स्ट केस में 10 लाख लगाता है, हमने 1 लाख माना है, 1 लाख ना लेके इसको 10 लाख कर देते हैं। कायदा है सीखा 1000 3 10 लाख, कायदा है सीखा 10 लाख 10 लाख रुपया सपोज कहते हैं वो लगाता है, और उसकी कुल आमदनी 11,50,000 होती है। यानी 1,50,000 से अधिक होती है। जब उसे 1,50,000 आमदनी अधिक होगी तो वह निवेश के लिए जाएगा। और जब उसे सेकेंड केस में देखते हैं कि 1 लाख का उसको नुकसान होता है, क्योंकि 10 लाख माइनस 9 लाख, अगर चलिए आप लोग 1 ही लाख लेके चलते हैं तो इसमें 1 जीरो इधर घटा देते हैं, 1 जीरो यहाँ घटा देते हैं, 1 यहाँ घटा देते हैं, 3 2 5, 1 यहाँ घटा देते हैं, तो फिर यहाँ भी घटाना पड़ेगा। इसलिए चलिए इसको लेके नहीं चलते हैं हम लोग, ताकि ठीक है कि 10 लाख रुपया वो निवेश करता है। पहले केस में उसे 11,50,000 की आमदनी होती है, यानी 1,50,000 रुपया उसे अतिरिक्त आमदनी होती है। जब 1,50,000 रुपया उससे अधिक आमदनी होगी तो वह निवेश के लिए जाएगा, क्योंकि उसकी प्रॉफिट होगी। केस टू में उसे 9 लाख यानी 1 लाख का नुकसान होता है, तो वह निवेश के लिए नहीं जाएगा, वह पूंजीगत साधनों में निवेश नहीं करेगा। केस थ्री में उसकी आमदनी 10 लाख रुपया उसने लगाता है और 10 लाख रुपया उसे आमदनी हो जाती है, यानी जितना उसने निवेश किया उतना उसकी आमदनी हो गई, तो वह निवेश करेगा। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंतर्गत हम लोग कुल यही चीज़ को देखते हैं कि निवेशकर्ता निवेश के पहले किन बातों को ध्यान में रखता है और वह निवेश के लिए जाता है या नहीं जाता है। इन सभी चीज़ों का आकलन हुआ, वस्तु के मूल्य, उसकी लाइफ, बाजार में क्या इंटरेस्ट रेट है और भविष्य में उस एसेट्स की आमदनी क्या होगी, उस आधार पर तय करता है। आने वाले वीडियो में हम एक एग्जाम्पल को लेकर इसे एक्सप्लेन करेंगे और एमईसी को और भी विस्तार से देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।